Hello guys, welcome to our channel CA Cult. This is our third part on foreign remittance in which we are going to discuss about foreign remittance by non-resident of India from his or her NRO account. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि NRO अकाउंट से जब रेमिटेंस करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या चार्जेस जो हैं वो हमें पे करने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि NRO अकाउंट से यानी कि NRE जो है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपने NRO अकाउंट से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितनी अमाउंट जो है वो रेमिट कर सकता है। सो उसकी जो लिमिट है वो अप टू 1 मिलियन USD है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, हमें इस फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन USD जो है अपने NRO अकाउंट से रेमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉरेन रेमिटेंस के लिए। सबसे पहले आपको बैंक में एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म जो है वो फिल करके डिपॉजिट करना होगा, जिसमें आप कहेंगे कि आप अपने NRO अकाउंट से जो है रेमिट करना चाहते हैं अमाउंट। अलॉन्ग विद दैट आपको फॉर्म A2 सबमिट करना होगा एंड फैमा डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि क्या पर्पस है आपका जो आप रेमिट करना चाह रहे हैं। देन आफ्टर दैट एज पर द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपका कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगेगा। ट्रैवलिंग के लिए है सो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग टिकट एंड पासपोर्ट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको सबमिट करने होंगे। एंड देन आफ्टर दैट जब आप NRO अकाउंट से रेमिट करेंगे सो फॉर्म 15 CA एंड CB एज पर द केस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो ये कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके केस में जो है वो एप्लीकेबल होंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस की। टाइप ऑफ चार्जेस में जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फॉरेन रेमिटेंस जब आप करेंगे सो मार्जिन मैट्रिक्स, स्विफ्ट चार्जेस, GST जो है वो आप पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है TCS ऑन रेमिटेंस नॉट एप्लीकेबल। सो ये किस केस में एप्लीकेबल है? ये हमारी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी फॉरेन रेमिटेंस अंडर LRS स्कीम बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस केस में जो है अगर आप अपने LRS स्कीम के थ्रू रेमिट करेंगे है ना, तो उस केस में जो है TCS एप्लीकेबल होगा। बट हमारी इस वीडियो में जो कि NRO अकाउंट के थ्रू रेमिटेंस है उस केस में TCS एप्लीकेबल नहीं होता। फर्दर एक बात नोट करने वाली ये भी है कि फॉरेन रेमिटेंस चार्जेस जो होते हैं वो इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल नहीं होते। सपोज अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है एंड देन कोई अमाउंट आप अपनी रेमिट करते हैं बाहर, सपोज कोई चार्जेस आपने पे कर दिए, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज के चार्जेस आपने पे किए, सो उस केस में जो अमाउंट आप रेमिट करेंगे तो आपके ऊपर फॉरेन रेमिटेंस चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे। बट हमारे केस में बीइंग एन इंडिविजुअल फॉरेन रेमिटेंस चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो फॉरेन रेमिटेंस चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आइए समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। एक मिस्टर बॉब हैं NRI, वो अपने बेटे को फैमिली मेंटेनेंस के लिए अमाउंट रेमिट करना चाहते हैं अप टू 20,000 USD फ्रॉम हिज NRO अकाउंट। यानी कि एक NRI अपने NRO अकाउंट से अपने बेटे को, जो कि ऑब्वियसली अब्रॉड में रहते हैं, उनको NRO अकाउंट से 20,000 USD रेमिट करना चाहते हैं। हम एज्यूम करते हैं अपना कन्वर्जन रेट जो है वो 80 रुपीज़ पर USD है। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ रेमिटेंस जो हो गई वो 20,000 USD इंटू 80 कन्वर्जन रेट 16 लाख रुपीज़ जो है वो रेमिट करना चाहते हैं फॉर फैमिली मेंटेनेंस। अब इस केस में मिस्टर बॉब को बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले वो फॉर्म सबमिट करेंगे फॉर NRO अकाउंट रेमिटेंस, जिसमें मतलब एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म होता है जिसमें कस्टमर जो है वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे NRO अकाउंट से अमाउंट जो है वो रेमिट की जाए। अलॉन्ग विद वो फॉर्म A2 सबमिट करेंगे एज वेल एज फैमा डिक्लेरेशन देंगे। एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि ये अब कोई ट्रैवलिंग तो नहीं है, सो वो अपना कॉपी ऑफ पैन कार्ड वगैरह जो है वो अपना सबमिट करेंगे बैंक में। अब इस केस में बात आती है फॉर्म 15C और CB की एप्लीकेबिलिटी की। अब वो 16 लाख रुपीज़ हैं वो रेमिट करना चाहते हैं। सो देयरफॉर आपको यहाँ तो फॉर्म 15CA का पार्ट B सबमिट करना है। पार्ट B अगर आप सबमिट करेंगे तो पार्ट B के केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर या सर्टिफिकेट लेके आना अंडर सेक्शन 195(2), 195(3) और 197। अदरवाइज अगर आप ये रूट नहीं फॉलो करना चाहते तो आपको अपना फॉर्म 15CA का पार्ट C सबमिट करना है प्लस 15CB, यानी कि फॉर्म 15CB जो कि एक CA सर्टिफिकेट होगा
वो जो है आपको सबमिट करना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना 15 CA का पार्ट बी सबमिट कीजिए अलोंग विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर होगा वो। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करना चाहते तो फॉर्म 15 CA का पार्ट सी सबमिट कीजिए अलोंग विद फॉर्म 15 CB फ्रॉम द अकाउंटेंट। अब इस केस में एप्लीकेबल चार्जेस क्या क्या होंगे? सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था मार्जिन मैट्रिक्स, आपका रेमिटेंस जो है वो 20,000 USD है। सो 20,000 के केस में आपका 12% जो है वो लगेगा। सो अकॉर्डिंगली 2,400 रुपीज़ आपके चार्जेस लगेंगे मार्जिन मैट्रिक्स के। देन स्विफ्ट चार्जेस, जो स्विफ्ट मैसेजेस वगैरह जनरेट होते हैं, सो उस केस में आपके 500 स्विफ्ट चार्जेस होंगे प्लस 18% GST इक्वल टू 590 रुपीज़ स्विफ्ट चार्जेस। अब बात आती है जीएसटी की, जिसको नॉर्मली हम सर्विस टैक्स भी बुला देते हैं। सो जीएसटी जो लगेगा कन्वर्जन की सर्विसेज पे, वो ये लगेगा कि आप 16 लाख रेमिट करना चाहते हैं। सो अप टू ₹1 लाख आपका 1% लगेगा, यानी कि 1,000। मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख रुपीज़, यानी कि 10 लाख तक जो होगा, 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक जो कि 9 लाख रुपए बने, उन 9 लाख रुपए के ऊपर आपका 0.5% लगेगा, यानी कि 4,500 रुपीज़। अब आपका अप टू 10 लाख रुपीज़ 1,000 प्लस 4,500 का चार्ज हो गया। अब हमारी टोटल रेमिटेंस है 16 लाख। सो 16 - 10, अब यानी कि अबव 10 लाख जितनी भी अमाउंट है, हमारे केस में 6 लाख बचती है, तो वो 6 लाख के ऊपर 0.1% लगेगा, यानी कि 600 रुपये। अब इन तीनों का हम टोटल करेंगे। सो जो हमारे पास अमाउंट आएगी, वो अमाउंट हमारे पास आएगी 1,000 रुपीज़ प्लस 4,500 प्लस 600 इक्वल टू 6,100। ये 6,100 हमारे चार्जेस नहीं है, क्योंकि हमारे जो चार्जेस हैं वो मैंने बोला कि हम जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो इस 6,100 के ऊपर हमारा 18% लगेगा, यानी कि 1,098 जो होगा वो हमारा जो होगा वो जीएसटी, या फिर आप कह सकते हैं सर्विस टैक्स से चार्जेस होंगे। सो पहले चार्जेस हमारे हो गए 2,400, सेकेंड हमारे हो गए 590, थर्ड हमारे हो गए 1,098 रुपीज़। अब इस केस में क्योंकि हम अपना फॉर्म 15 CA CB भी हमें जो है प्रोवाइड करना है, सो अकॉर्डिंगली आप जिस भी प्रोफेशनल से या 15 CB फाइल करवाएंगे, सो उनके जो प्रोफेशनल फीस होगी, प्रोफेशनल चार्जेस होंगे, वो आपको पे करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये बैंक चार्जेस नहीं है, या आपके अदर चार्जेस में आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये बैंक का रेवेन्यू नहीं है, बैंक आपसे कलेक्ट नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली आप रेमिटेंस कर रहे हैं, सो एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांजेक्शन ये आपके चार्जेस जो हैं आपको पे करने होंगे। फर्दर जैसे मैंने आपको बताया कि टीसीएस इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ टीसीएस जो है वो नील आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टीसीएस, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, एलआरएस के अंदर जब रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉरेन रेमिट करेगा, तब उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा एज पर द अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। बट एनआरओ अकाउंट के केस में हम अपना फॉर्म 15 CA CB सबमिट करते हैं और टीसीएस के प्रोविजंस वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। ओके गाइस, अब फर्दर मैंने आपसे एक डिस्कस करने के लिए एक ये पार्ट प्रिपेयर किया है कि फॉर्म 15 CA CB एप्लीकेबल कब होता है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने अपने इनकम टैक्स पोर्टल जो है हमारी गवर्नमेंट का, मैंने वहाँ से ही सारी फैच की है। सो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि फॉर्म 15 CA के पार्ट A, B एंड C तब हमें फिल करने हैं जब हमारी नेचर ऑफ रेमिटेंस जो है वो चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया होगी, और पार्ट डी उसी केस में एप्लीकेबल होगा जब नेचर ऑफ रेमिटेंस जो है वो नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है। सो ये हमारे हो गए सिंपल सा क्राइटेरिया फॉर्म 15 CA की एप्लीकेबिलिटी का। पहले तीन पार्ट A, B एंड C उस केस में आएंगे जब चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है, और पार्ट डी उस केस में आएगा जब नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है। अब बात करते हैं पार्ट A, B एंड C चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया के केस में कब कब लगते हैं। अब इसमें एक सब हेड आप यहाँ सब कैटेगरी आप इसको ये कर सकते हैं कि पार्ट ए लगेगा जब आपकी अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज और अप टू 5 लाख रुपए तक आप रेमिटेंस कर रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये पर ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। तो उस केस में अप टू 5 लाख रुपीज आप जो है पार्ट ए सबमिट करेंगे, और पार्ट बी और सी जैसे मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कस किया, ये दोनों मोर देन 5 लाख पे एप्लीकेबल होंगे। अब आपके पास अगर आपकी अमाउंट ऑफ रेमिटेंस जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप पार्ट बी की तरफ जाइए या पार्ट सी की तरफ। अगर आप पार्ट बी फाइल करेंगे सो ऑब्वियसली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर और सर्टिफिकेट लेना होगा अंडर द रिस्पेक्टिव सेक्शन, और अगर नहीं तो आप अपना पार्ट सी फाइल कर सकते हैं
एंड वो किस केस में एप्लीकेबल होगा, जब आपकी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है और अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, और आप अपना पार्ट बी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते, तो आप अपना 15 CB सबमिट कर सकते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको ऑनलाइन सबमिट करके प्रोवाइड कर देगा। अब इस केस में आपको एक ध्यान ये रखना है कि जब आप अपना 15 CB प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 15 CA पार्ट सी अलोंग विद फॉर्म 15 CB, तो आप अपने अकाउंटेंट से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर या मैम जिनसे भी आप फाइल करवाएंगे, कि मुझे 15 CB के साथ आप अपना यूडिन यानी कि जो सीए अपना यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, प्लीज़ आप वो भी जनरेट करके ही दीजिए, सो दैट जब आप बैंक में सबमिट करें तो आप बैंक में अपना फॉर्म 15 CA पार्ट सी, 15 CB प्लस सीए यूडिन, ये तीनों एक साथ आप जो है बैंक में सबमिट करेंगे। ओके गाइस, this is from my side. Thank you. Thank you very much.